अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 9 दिसंबर 2024। वो हफ्ता शुरू हो गया बिलाखिर, जिससे मुतालिक मैं मुसलसल ये कह रही हूं कि इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम मुकदमात की समाअत थी, जिनमें एक मुकदमा सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक था। दूसरा अहम तरीन मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले आदिल बाज़ई का था, जिनको ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग नून में शामिल किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने ये मुकदमा आया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इस मुकदमे में क्या कुछ कहा, वो क्या अहमियत के हामिल रखता है और आदिल बाज़ई से मुतालिक ये मुकदमा कैसे 26वीं तरमीम समेत दीगर मामलात को तवज्जो का मरकज बनाएगा, इससे मुतालिक भी इसी व्लॉग में बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि वो मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, आज वो भी ज़ेरे बहस आई। एक और मुकदमा जो कि अरशद शरीफ का मुकदमा है, जो कि अरशद शरीफ को आपको मालूम है कि उनका साल 2022 के अक्टूबर में उनको किनिया की सरजमीन पर कत्ल कर दिया गया था बेदर्दी से, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में खुद नोटिस लिया था। आज उसकी नवी समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी बज़ाहिर बगैर किसी कार्रवाई के एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सहाफ़ियों को हालिया जो सानिया 26 नवंबर के बाद हिरासत करने का पूरा सिलसिला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच उस पर क्या मौकिफ रखता है, इससे मुतालिक भी इसी व्लॉग में आपको आगाह करूंगी। तो सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट में आज आदिल बाज़ई का मुकदमा आया। आपको मालूम है कि आदिल बाज़ई क्वेटा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार हैं जो कि आज़ाद हैसियत में, क्योंकि पीटीआई के पास पार्टी निशान नहीं था, क्योंकि 13 जनवरी का फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बैक कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में गए, तो आदिल बाज़ई भी उन्हीं में से एक थे। एन ए 262 क्वेटा से इंतखाबात जीत कर आने वाले आदिल बाज़ई को जहां शुरू ही में इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग नून की फहरिस्त में शामिल कर दिया और कहा कि आदिल बाज़ई ने अपना हल्फनामा जमा कराया और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ के आने के बाद मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनना चाहते, तो उसके बाद ये तनाज़ा बढ़ा जब आदिल बाज़ई ने ये कहा कि ये उनका फेक एफिडेविट है, वो मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के में शमूलियत से भी इनकार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का 20 फरवरी को इंतखाबात के फौरी बाद एफिडेविट जमा करवाया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट्स ने यह तय किया था कि क्योंकि पीटीआई तो डिसफ्रेंचाइज्ड है, क्योंकि पीटीआई के बहुत से और मामलात हैं, तो उन्हें किसी ऐसी जमात का हिस्सा बनना है जो कि पार्लियामेंट्री पार्टी हो, जिसका पार्लियामेंट की जमात के तौर पर एक पार्टी डिक्लेयर्ड हो। तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया और आदिल बाज़ई ने भी इसी ज़िमन में एक एफिडेविट जमा करवाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको मुस्लिम लीग नून का डिक्लेयर कर दिया। एक फेक एफिडेविट था जिसपे ना सिर्फ लिखाई मुख्तलिफ थी, बल्कि आदिल बाज़ई का आईडी कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं था। आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून का करार दिया गया। उसके बाद दीगर कानून साजियां तो हुई, लेकिन अहम कानून साजी वो थी, एक तो मनी बिल का, बजट का मामला था। आदिल बाज़ई को तब मुस्लिम लीग नून की जानिब से नोटिस किया गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया और उस पार्टी का जिसका वो क्लेम करते हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, कि वो हिस्सा है, बल्कि वो ये क्लेम नहीं करते कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। तो आज आदिल बाज़ई खुद भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उनके वकील तैमूर असलम ने अदालत को ये बताया, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि कमरा अदालत नंबर 1 में आज मुकदमात की समाअत कर रहे थे, चीफ जस्टिस याया अफरीदी मौजूद नहीं है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच के सामने आदिल बाज़ई के वकील ने यह बताया कि किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है उसने झूठे एफिडेविट के मामले को नजरअंदाज करके आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून का डिक्लेयर किया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं इसकी आपको पहले प्रिसाइजली बता देती हूँ केस क्या है। आदिल बाज़ई का जब एफिडेविट झूठा था तो उन्होंने इस मामले को एक मुकामी अदालत में सिविल कोर्ट में चैलेंज किया। सिविल कोर्ट ने जब ये देखा कि आदिल बाज़ई के दस्तखत, उनकी हैंड राइटिंग, उनकी CNIC नंबर तक गलत लिखा है उस फेक एफिडेविट में जिसके तहत उनको मुस्लिम लीग नून का डिक्लेयर किया गया, तो सिविल कोर्ट ने ना सिर्फ उस जो एफिडेविट था यानी हल्फनामा था उसको मुअत्तल कर दिया, बल्कि ये वहां पर कार्रवाई चल पड़ी और उसके बाद ये डिक्लेयर हुआ कि आदिल बाज़ई का आईडी कार्ड नंबर भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमा कराया गया था, वो गलत था। और तो और जो नोटरी था, यानी जिसने वो हल्फनामा बनाया था, उस नोटरी का भी लाइसेंस साल 2019 में एक्सपायर हो गया था। तो वो साल 2024 में आदिल बाज़ई को मुस्लिम लीग नून का डिक्लेयर करने के लिए हल्फनामा कैसे बना रहा था, ये सिविल कोर्ट के सामने सवाल था। फिर ये हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम आ गई। 26वीं आईनी तरमीम आई तो आदिल बाज़ई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जिनको अभी तक पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का या किसी का भी डिक्लेयर नहीं किया गया, वो आज़ाद हैं और उनको मुस्लिम लीग नून का ज़बरदस्ती कंसिडर किया जाता है। ये 2 अरकान हैं, आदिल बाज़ई के अलावा भी एक है। तो उनको कहा गया पार्टी हेड, यानी जब आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकम्मल सहूलतकारी हो गई थी, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने
63A में ये कह दिया था कि पार्टी हेड की के हिदायत को मानना है, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा सबको कि वो 26वीं तरमीम के हक में वोट करें। आदिल बाज़ई अड़ गए, उन्होंने कहा कि मैं तो मुस्लिम लीग नून में हूं नहीं, और उन्होंने 26वीं तरमीम के हक में वोट नहीं दिया। 26वीं तरमीम के हक में सिर्फ वोट नहीं दिया, बल्कि 26वीं तरमीम से पहले आदिल बाज़ई के कारोबार को भी नुकसान पहुंचाने की क्वेटा में कोशिश की गई थी। आज जब ये मुकदमा अदालत के सामने आया तो आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम ने दलाइल देना शुरू किए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब एक मामला सिविल कोर्ट में था और एफिडेविट्स का मामला सिविल कोर्ट में था, तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर डिक्लेरेशन कैसे दे दी, इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस कैसे कर दिया। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि दो सेट्स हैं एफिडेविट्स के। एक तो ये है कि जो एक पे आदिल बाज़ई कहते हैं कि उन्होंने साइन किया, दूसरा फेक है। इससे मुतालिक आदिल बाज़ई के वकील ने ये कहा कि हमें इस जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है इस पर इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट को देखना है। तो जैसे आयशा मलिक ने क्या कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर सकता है, फैक्ट फाइंडिंग कर सकता है। तो उस पर जो वकील थे आदिल बाज़ई के, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई के केस में कोई इंक्वायरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को एक मर्तबा भी नहीं बुलाया कि उनसे जाना जा सके कि आपका मुद्दा क्या है, आपके फेक एफिडेविट्स कैसे बन गए, आपके फेक एफिडेविट हैं तो आपके दस्तखत, आपका CNIC गलत लिखा है, आप उनको तस्लीम करते हैं नहीं करते। इससे मुतालिक जवाब तलब करने के लिए एक मर्तबा भी आदिल बाज़ई को नहीं बुलाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर, गो के ये तीनों ही जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी इलेक्शन कमीशन को लेकर एक सख्त स्टांस रखते हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पिछले 1 साल से एक्ट कर रहा है और अब उनकी सहूलतकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक आईनी बेंच ही दस्तयाब है और उसके सामने तो इलेक्शन मैटर्स जा नहीं रहे। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कभी बुलाया नहीं आदिल बाज़ई को, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया और इलेक्शन कमीशन समझता है कि वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर के अंदर ये लिखा कि वो एक आज़ाद बॉडी है और सिविल कोर्ट का कोई काम नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत करे, और इलेक्शन कमीशन बतौर आज़ाद एक इदारा फैसले कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के को रखते हुए, क्योंकि तीनों ही जजेस ने ये फैसला पढ़ रखा था, तो जस्टिस अकील अब्बासी ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को अगर इतना ही आज़ाद अदारा बनना है, इतने इंडिपेंडेंट बॉडी खुद को पोर्ट्रे करना है, तो कम अज़ कम वो आदिल बाज़ई को बुलाकर तो पूछते। वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि फेक एफिडेविट्स है, लेकिन वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने भी यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा कन्वीनियंटली हर चीज़ को इग्नोर कर दिया, हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके ये कह दिया कि आदिल बाज़ई मुस्लिम लीग नून के थे, उन्होंने 26वीं तरमीम में PTI के 26वीं तरमीम में पार्टी हेड को माना नहीं, आर्टिकल 63A के तहत उनको डी सीट किया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब किसी रुकने पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से डी सीट किया जाता है तो ये बड़ा हसास मामला होता है और इस हसास मामले की हसासियत को देखते हुए हर पहलू को देखना है। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने जब ये सवाल किया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई फैक्ट फाइंडिंग की, क्या इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन थी कि जब सिविल कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है तो उस पर नोटिस लेकर कहे कि सिविल कोर्ट इस पे नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। तो उस पर जो आदिल बाज़ई के वकील थे तैमूर असलम, उन्होंने रिलाई किया रिजर्व सीट्स जजमेंट के ऊपर, उन्होंने रिलाई किया हमजा रशीद केस पर और एक और मुकदमे पर। तो जब उन्होंने रिजर्व सीट्स के केस का हवाला दिया और बताया कि इलेक्शन कमीशन के जो आइन के आर्टिकल्स के तहत इख्तियारात हैं वो आर्टिकल 2183 के तहत है और आर्टिकल 222 के तहत है, तो उसके बाद उन्होंने रिजर्व सीट्स का हवाला दिया। वहाँ से आकर थोड़ा सा ट्विस्ट आया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि मैं रिजर्व सीट की जजमेंट पर रिलाई करना चाहता हूँ, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ओह द फेमस रिजर्व सीट जजमेंट। और उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या आपको इजाज़त है कि आप मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रिलाई करें। तो उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अब तो रिजर्व सीट से मुतालिक कानून को भी बदल दिया गया है, ये तो बहुत कुछ कर लिया, आप उसका हवाला दे रहे हैं। खैर, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने जानबूझकर ये सवाल किया, जिसके बाद अदालत में कह के भी लगे कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हुआ है। तो वकील ने कहा कि नहीं हुआ, मगर बहरहाल मैं उस पर रिलाई कर रहा हूँ। और उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आदिल बाज़ई का नाम मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में शामिल था उन 81 अरकान में जिनके ऊपर मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, तो बताया गया कि शामिल नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने रिजर्व सीट्स की जजमेंट पे रिलाई किया क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक समरी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। इलेक्शन कमीशन को बहरहाल आइंदा समात पर बुलाया गया, पहले समात को जनवरी तक ले जाया जा रहा था, लेकिन फिर क्योंकि आदिल बाज़ई जिस हल्के से यानी NA 262 क्वेटा से हैं, वहाँ पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शंस का भी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया उनको डी सीट करने के बाद। तो जब अदालत को ये बताया गया तो अदालत ने फिर स्टे देने के साथ साथ यानी आदिल बाज़ई की मेंबर कौमी असेंबली बहाली इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने के साथ इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया है और उनको तलब किया है जुमेरात को यानी 12 दिसंबर को। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम भी ज़ेरे बहस आएगी जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में, और उसके अलावा रिजर्व सीट्स का मामला भी आएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं।
आईनी बेंच के सामने आज सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा था। गो कि उस ट्रायल के मुकदमे में जवादिस ख्वाजा की जानिब से ये एक दरख्वास्त सामने आई थी 3 रोज़ कबल के जब तक 26वीं तरमीम पर फैसला नहीं हो जाता तब तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इस मुकदमे को मौखिर कर दे। आज जब उनके वकील ने आकर मौखिर करने की इस्तदा की तो आईनी बेंच ने अपने साबिक चीफ जस्टिस जवादिस ख्वाजा के ऊपर 20,000 रुपए जुर्माना करके उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। उसके बाद दलाइल सुनना शुरू किए। ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि कैसे फौजी अफसरान जैसे जिन्ना हाउस की मिसाल देकर कहा कि उनके जो घर है उन पर हमला करना भी किसी भी फौजी को उसके काम से रोकने के मुतरादिफ है। तो उसके बाद पाक फौज के जो कवानीन है, आर्मी एक्ट की 2 शिकें हैं, उसके साथ आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 8 है, उसका हवाला देकर उन्होंने बताया कि वो हर शख्स जो कि किसी भी फौज के अफसर या उसके अहलकार के काम में रखना डालने की कोशिश करे उसका मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ही ट्रायल होना चाहिए। बाकी बेंच तो इसमें कुछ ना कुछ खामोशी ही रखता है, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ये कहती हैं कि क्या वाकई ही कोई रखना डाला गया, नहीं डाला गया। 21वीं आईनी तरमीम भी ज़ेरे बहस आई, मगर बहरहाल इस मुकदमे को कल तक मुलतवी किया गया है। लेकिन आज समाअत के दौरान हसन न्याजी जो कि इमरान खान के भांजे हैं, उनके वालिद हफीजुल्लाह न्याजी पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 1.5 साल से जेल में है और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसलिए कि वो फैसला नहीं सुना रही, सिर्फ इसलिए कि वो इस मुकदमे को लटका रही है, वो तमाम तर लोग फौजी तहवील में कम अज कम उनको नॉर्मल जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो साथ थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से ये बात कहने की कोशिश की कि ऐसा कीजिए कि आप इजाज़त दे दें जो फौजी अदालतें उनको ऑर्डर सुनाने का, क्योंकि पिछले साल यानी साल 2023 के दिसंबर 13 से अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल पर जब से इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं तब से फैसला सुनाने पर। तो जब उन्होंने ये कहा तो जस्टिस मुसर्रत एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि आप फौजी अदालतों को कहें कि वो इन सिविलियंस का जो कि 9 मई के वाक़ये के बाद फौजी तहवील में और ट्रायल मुकम्मल कर चुके उनके फैसले सुना दे। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि फैसले सुनाने की सूरत में तो हम फौजी अदालतों की जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। खैर, आगे बढ़ते सहाफ़ियों की तरफ आते हैं। सहाफ़ियों के मुकदमात थे आईनी बेंच के सामने। आला दमागों ने आज आईनी बेंच में बैठकर जो सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतालिक मुकदमात हैं उसमें सहाफ़ी कमर मेकन से मुतालिक तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ज़बरदस्त थी जब सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने कहा कि आज भी ये मुकदमात चल रहे हैं और बिल्कुल सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है जो अभी रिसेंट एक्टिविटी हुई उसके बाद। तो फिर अदालत ने कहा है एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि आप ऐसा कीजिए कि सहाफ़ियों के इन मामलात को सुने। उन्हें बताया कि क्यों उन्हें हिरासा किया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर रेड्स की जा रही है और बाकी जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीसा का लिया गया सू मोटो था जिसमें इमरान शफकत वगैरह को उस वक्त FIA के नोटिस पर वो खुद नोटिस लिया गया था, उसको आज खारिज कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो अभी हालिया सहाफ़ियों को हिरासा करने का पूरा सिलसिला चल रहा है उस पर अदालत ने हिदायत की हैं और ये कहा है प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद को कि आप ऐसा कीजिए कि हमें फॉर्मुलेशंस दे दीजिए और हम इसके ऊपर कोई जजमेंट देंगे जो कि एक डिक्लेरेटरी जजमेंट होगा और उसके बाद इसकी सिलसिला रुके। उसके अलावा एक और मुकदमा जो कि अहमियत का हामिल इसलिए है, मैंने पहले भी उसके ऊपर तफसील से बात की, अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा। अरशद शरीफ सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, कौन उन्हें नहीं जानता, लेकिन उनको साल 2022 में इमरान हुकूमत जाने के बाद उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने पर मुल्क से निकलना पड़ा। जब वो मुल्क से निकले और वो केनिया पहुंचे छुपते छुपाते तो केनिया की सरजमीन पर उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था 23 अक्टूबर 2022 को। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में नोटिस लिया। तब से अब तक सुप्रीम कोर्ट 9 समातें कर चुका और आज भी वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उस 1 मिनट की समात में पेश होकर सिर्फ ये बताया कि अभी भी केनिया के साथ बामी कानूनी ताउन से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं, कल जमा करा देंगे और उसके बाद आप केस की समात कर लीजिएगा। और फिर अदालत ने उनकी बात पर 9वीं दफ़ा यकीन करके इस मुकदमे को मुलतवी कर दिया। सहाफ़ी का खून हो या आम शहरी का, वो इतना ही सस्ता है कि हमारी अदालतें उस पर हुकूमत पाकिस्तान को जो जिम्मेदार है अपने शहरियों की हिफाजत करने के लिए उसको हर दिन वक्त देती जाती है। और आज भी यही हुआ कि अरशद शरीफ का मुकदमा 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद मुंतज़िर है कि सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम एक कदम तो आगे बढ़े। कातिल कौन था, क्यों मारा गया, वो क्या वजूहात बनी, किस वजह से अरशद शरीफ को जाना पड़ा, इन तमाम तर सवालों पर अभी सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी बेंच नहीं आया है। तो अब देखना है कि आइंदा समातों पर क्या होता है, लेकिन अब तक मुख्तसरन सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ। सहाफ़ियों को हिरासा करना जो 26 नवंबर के बाद अब से एक सिलसिला बन चुका है और उस पर हर दिन बताया जाता है इतने मुकदमात हो गए, इतने नहीं हुए, उससे मुतालिक भी कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।